वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को जोहार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का करियर फाउंडेशन के इस करंट अफेयर के प्रोग्राम में। झारखंड करंट अफेयर का ये सीरीज चल रहा है जिसमें आज भी हम बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के बीच लेकर आए हैं और काफी कुछ नया है इसमें। मैंने आप लोग को बोला था दोस्तों कि करंट अफेयर को लेकर के झारखंड का करंट अफेयर जो पिछले 1.5-2 वर्षों का है वो तो रिवीजन करा ही दूंगा। इधर 2024 तक में जो भी अपडेटेड करंट अफेयर भी बनते आ रहे हैं उसको भी साथ साथ इंक्लूड करते जाएंगे, ठीक है। तो उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार, सभी को नमस्कार। इस झारखंड करंट अफेयर के इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना विलंब किए। ये हमारे कुछ कोर्सेज है जो करियर फाउंडेशन के एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको ये सारे कोर्सेज प्राप्त हो जाएंगे। जेटेट के कोर्सेज हो, चाहे वो जेपीएससी के कोर्सेज हो, जेएसएससी के किसी भी एग्जाम के कोर्स है, आपको करियर फाउंडेशन ऐप के अंदर अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए ऑफिशियल नंबर पे बात कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर पहला जो है बिल्कुल नया सवाल है, झारखंड के राज्यपाल किनको चुना गया है। अब यहां पर सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि झारखंड का राज्यपाल किनको चुना गया है, यहां मैं साथ साथ बताऊंगा कितने नंबर के राज्यपाल हैं और भी कई राज्यों के राज्यपाल बदले हैं, वो भी यहां पर हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो झारखंड के राज्यपाल किनको बनाया गया है आप सभी जानते होंगे। इतना दिन हो गया, 4-5 दिन तो पढ़ ही लिए होंगे। शपथ ग्रहण भी हो गया राज्यपाल महोदय का, है ना। राज्यपाल महोदय का शपथ ग्रहण भी हो गया है। तो साथियों संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है, ठीक है। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि यहाँ पे जो पहले राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन साहब, उनको कहाँ भेज दिया गया, है ना। तो सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। सीपी राधाकृष्णन ये जो पहले झारखंड के राज्यपाल थे ये बन गए हैं कहाँ के, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल बन गए दोस्तों, है ना, सीपी राधाकृष्णन। उसके अलावा कई सारे और राज्यपाल बदले हैं, जैसे कि अगर हम आपसे पूछें लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये असम के बने हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये कहां के बने हैं, असम के बने हैं। और मणिपुर का भी प्रभार इनको दिया गया, हालांकि जी बिल्कुल बिल्कुल मणिपुर का प्रभार भी इनको दिया गया है। उसके अलावा गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया पंजाब का, है ना। गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया कहां का, पंजाब का राज्यपाल बनाया गया, ठीक है। उसके अलावा हरिभाऊ किशन राव बागड़े इनको बनाया गया दोस्तों राजस्थान का राज्यपाल, है ना। इनको कहां का बनाया गया है, राजस्थान का। उसके अलावा जिष्णुदेव वर्मा को बनाया गया तेलंगाना का। जिष्णुदेव वर्मा को बनाया गया कहां का, तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया। सब नोट कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। रामेन डेका को बनाया गया छत्तीसगढ़ का। रामेन डेका इनको बनाया गया कहां का, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है, ठीक है। ओम प्रकाश माथुर को बनाया गया सिक्किम का। ओम प्रकाश माथुर इनको बनाया गया कहां का, सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया, ठीक है, ओम प्रकाश माथुर को। फिर सीएच विजय शंकर को बनाया गया है मेघालय का। सीएच विजय शंकर इनको बना दिया गया कहां का, मेघालय का। तो कितना सारा राज्यपाल एक बार में बदल गए, देख रहे ना। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के बन गए हैं,
जो झारखंड के थे सीपी राधाकृष्णन वो महाराष्ट्र के बन गए हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम और मणिपुर का प्रभार इनके पास है। गुलाब चंद कटारिया के पास पंजाब और साथ ही साथ जो चंडीगढ़ का जो क्षेत्र है उसका भी प्रभार है। हरिभाऊ किशन राज बागड़े को राजस्थान का बनाया गया है। जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का बनाया गया है। रामिन डेका को छत्तीसगढ़ का बनाया गया है। ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का बना दिया गया है राज्यपाल। चलिए अगला सवाल देखिएगा। झारखंड सरकार की प्रस्तावित योजना मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया गया। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि झारखंड सरकार के द्वारा जब चंपई सोरेन की सरकार थी तो उन्होंने ये घोषणा कर दी कि भाई पहले तो उन्होंने घोषणा की कि 25 साल से लेकर के 50 साल तक की महिलाओं को जो भी गरीब तबके के आते हैं उन सभी को हम देंगे 1,000 रुपये महीना। उन्होंने नाम रखा महिला सम्मान निधि। उसके बाद उन्होंने नाम बदल के रख दिया मुख्यमंत्री माई कुई योजना। फिर हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री वापस से बन गए तो उन्होंने एक बार फिर से नाम बदल दिया और इस योजना का नाम रखा गया है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। क्या रखा गया है? झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में क्या प्रावधान है? 21 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के बीच की जो महिलाएं हैं, है ना, महिलाएं हैं जो राशन कार्ड धारी हैं, राशन कार्ड धारी महिलाएं हैं, इनको हर महीना मिलेगा प्रोत्साहन राशि के रूप में कितना रुपया? 1,000 रुपया, है ना, 1,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। अब देखो 21 वर्ष से 50 वर्ष तक को मिलेगा ही। उधर महिलाओं को 50 साल में झारखंड में पेंशन कर ही दिया गया है ना। कोई भी महिला है 50 वर्ष से ही उनको पेंशन की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है। उसके बाद अगर पुरुष है तो अगर ST SC OBC है तो उनको भी 50 वर्ष से ही कर दिया गया झारखंड में पेंशन। ठीक है ना। और इधर 21 वर्ष से 50 वर्ष तक जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको भी मिल जाएगा 1,000 रुपया। तो इस तरह की योजना झारखंड सरकार के द्वारा लाई गई। मुख्यमंत्री झारखंड, पूरा नाम याद रखिएगा योजना का, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना इसका पूरा नाम है। ठीक है। चलिए आगे समझ में। चलिए एक एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सारे लोग, जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं सबसे निवेदन एक बार वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिए। अगला सवाल देखिएगा, झारखंड के नवनियुक्त DGP कौन बनाए गए हैं? दोस्तों अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था आप लोग को कि झारखंड के राज्यपाल बदले हैं, तो मैंने आपसे एक चीज पूछना भूल गया कि संतोष कुमार गंगवार झारखंड के कितने नंबर के राज्यपाल हैं? तो 11वें नंबर के हैं दोस्तों, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, 11वें नंबर के हैं। झारखंड के नवनियुक्त DGP जो होता है आप सभी को पता है, झारखंड का या पूरे राज्य का क्या होता है, सबसे बड़ा पुलिस का पद होता है। ठीक है, ये पूरे राज्य का पुलिस कप्तान कहलाते हैं। ठीक है, तो DGP मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसको हिंदी में बोलते हैं पुलिस महानिदेशक। क्या बोलते हैं? पुलिस महानिदेशक। पूरे राज्य का पुलिस का सबसे प्रमुख पद होता है ये। अभी वर्तमान में जिनको बनाया गया DGP उनका नाम क्या है दोस्तों? अनुराग गुप्ता। क्या नाम है? अनुराग गुप्ता बनाए गए हैं। अब आपके दिमाग में होगा भाई कि अनुराग गुप्ता किसका स्थान लेंगे, तो इससे पहले झारखंड के DGP थे अजय कुमार, है ना, अजय कुमार का स्थान लेंगे, अजय कुमार का स्थान लेंगे, है ना। अच्छा, आपसे कि एक सवाल और पूछ दें कि झारखंड के प्रथम DGP कौन थे? प्रथम DGP कौन थे पता है सभी को? झारखंड के प्रथम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन थे? तो इनका नाम था शिवाजी महान कैरे। क्या नाम था? शिवाजी महान कैरे इनका नाम था। ये झारखंड के प्रथम DGP थे, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अभी बनाया गया है कौन? अनुराग गुप्ता को बनाया गया है। ठीक है, अगला देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के किस शहर में 450 करोड़ के लागत से
नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास किया। दोस्तों ये थोड़ा सा न्यूज पुराना हो गया है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जीके के तौर पर आप ले सकते हैं। 1-1.5 साल हो गया इसको हुए। जो गृह मंत्री, गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं, उनके द्वारा पिछले साल 1-1.5 साल लगभग हो ही गया होगा, है ना, उनके द्वारा देवघर के जसीडीह में, कहां पर, देवघर के जसीडीह में एक 450 करोड़ की लागत से नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास किया गया। मतलब वहां पे नैनो यूरिया प्लांट बनाया जाएगा। अब आप जानते होंगे नैनो यूरिया क्या होता है। यूरिया तो सुन रखे होंगे, नैनो यूरिया क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको यूरिया डालना है खेतों में तो बोरा का बोरा ले जाना पड़ता है। नैनो यूरिया क्या होता है ना, बोतल में आ जाता है ना, बोतल में ही बहुत बड़ी क्वांटिटी आ जाती है, बहुत सारे खेतों को उसमें आप यूरिया डाल सकते हैं। नैनो यूरिया होता है जो लिक्विड यूरिया होता है। क्या होता है, लिक्विड यूरिया होता है। तो उसका प्लांट जसीडीह में खुला है दोस्तों। अच्छा, जसीडीह का जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम क्या हो गया है, आप सभी जानते होंगे। यहाँ का जो रेलवे स्टेशन को उसका नाम बैद्यनाथ धाम के नाम पर रखा गया है ना, बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। जसीडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है, क्या हो गया है, बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन हो गया। सभी को पता ही होगा, पहले भी पढ़े होंगे आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखिएगा। अगला जो सवाल है, हाल ही में झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, ये भी हो गया टाइम, थोड़ा 4-6 महीना हो ही गया होगा, सुखदेव सिंह को स्थानांतरित करके नया मुख्य सचिव किनको बनाया गया, तो एल खियांगते साहब को नया मुख्य सचिव। मतलब झारखंड के अभी चीफ सेक्रेटरी कौन है, एल खियांगते चीफ सेक्रेटरी हैं। अनुराग गुप्ता जो है वो डीजीपी के पद पर हैं। दो अगर सबसे प्रमुख पद झारखंड में अगर आधिकारिक तौर पर बात करें, प्रशासनिक पद में सबसे प्रमुख पद पे अभी मुख्य सचिव का पद जो एल खियांगते साहब है, और पुलिस के पद में अगर देखें तो अनुराग गुप्ता साहब है। ठीक है, तो एल खियांगते ध्यान रखिए। अगला सवाल देखिए, रामायण सर्किट योजना के तहत 9 राज्यों के 15 स्थलों को जोड़ा गया है। ठीक है, रामायण सर्किट, जिस तरह से बौद्ध सर्किट बन रहा है ना, उसी तरह से रामायण सर्किट योजना है, उसके तहत भारत के 9 राज्यों के 15 स्थलों को आपस में जोड़ा जा रहा है। इसमें झारखंड के किस जिले के रामरेखा धाम मंदिर को इस सर्किट में शामिल किया गया। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा रामरेखा धाम के बारे में, है ना। देखो रामरेखा धाम इसका नाम इसलिए पड़ा है, रामरेखा धाम इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि कहा जाता है कि जब राम लक्ष्मण सीता वनवास पर निकले थे तो वो कुछ समय तक यहाँ पर बिताए थे। कहां पर, सिमडेगा के जंगलों में, जहां पर अभी रामरेखा धाम है। ठीक है, सिमडेगा के जंगलों में बिताए थे। आप सभी को ये बता दें कि वहां पर रामरेखा धाम जहां पर है, वहां पर अग्नि कुंड है एक, है ना, वहां पे एक अग्नि कुंड है, वहां पे एक चरण पादुका है, वहां पे सीता चूल्हा है, वहां पे गुप्त गंगा है। ठीक है, तो ये सब भी कभी कभी पूछ दे सकता है आप लोगों को। यहां पर क्या है, एक अग्नि कुंड है ना, एक क्या है, अग्नि कुंड है, एक चरण पादुका है, चरण पादुका है यहां पर आपको मिलेगा, चरण पादुका। एक आपको यहां मिलेगा सीता चूल्हा, सीता चूल्हा मिलेगा, और एक मिलेगा आपको गुप्त गंगा, गुप्त गंगा। एक्चुअली जब राम लक्ष्मण सीता वनवास पे निकले थे ना, तो यहां पर कुछ समय ठहरे थे। ये रामरेखा धाम आपको मिलेगा सिमडेगा जिले में, है ना। रामरेखा धाम कहां मिल जाएगा, सिमडेगा जिले में। और आप सभी को पता है कि सिमडेगा में रामरेखा मेला भी लगता है ना। रामरेखा मेला की अगर हम बात करें तो रामरेखा धाम मेला भी कहां लगता है, सिमडेगा का एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। जो झारखंड का मेला हम लोग पढ़ते हैं तो रामरेखा धाम मेला के बारे में जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल है, बिरजू शाह का संबंध किस खेल से है। बिरजू शाह जो
जो कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं, एशियन गेम में वो सिल्वर मेडल जीत चुके हैं, झारखंड के एक प्रमुख खिलाड़ी हैं, है ना। बताइए किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों बिरजू शाह का जो संबंध है वो है मुक्केबाजी से। किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। बिरजू शाह को जो एशियन गेम हुआ था ना, एशियन गेम्स में ये सिल्वर मेडल जीत चुके हैं, है ना। एशियन गेम में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। जो कॉमनवेल्थ गेम होता है ना, कॉमनवेल्थ गेम जो होता है इसमें ये ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। तो बिरजू शाह का संबंध जो है दोस्तों मुक्केबाजी से, याद रखिएगा, चर्चा में रहे थे, इसलिए इस तरह के करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाल ही में झारखंड के किस स्थान में मध्यकालीन चतुष्कोणीय कुआं मिला है ना। हाल ही में झारखंड के कौन से स्थान में मध्यकालीन चतुष्कोणीय कुआं मिला है? तो दोस्तों ये कुआं मिला है पलामू के पांकी में। कहां मिला है? पलामू के पांकी में एक मध्यकाल से संबंधित चतुष्कोणीय कुआं। मतलब कुआं तो जनरली आप लोग जानते हैं गोल होता है ना, लेकिन ये कुआं कैसा है? चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय कुआं मिला है। कहां पे मिला है? पलामू जिला के पांकी प्रखंड में मिला है, ठीक है। पलामू के कहां मिला है? पांकी में मिला है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। हाल ही में कोल इंडिया के द्वारा किसके साथ समझौता किया गया है? तो दोस्तों आप सभी को बता दें, कोल इंडिया ने अभी समझौता किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। किसके साथ किया है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ आखिर कोल इंडिया ने किस तरह का समझौता किया है? किस तरह का समझौता किया है? तो जो कोल इंडिया की सहायक कंपनियां हैं ना, जो कोल इंडिया की सहायक कंपनियां हैं उसके कमांड क्षेत्रों में, है ना, जो कोल इंडिया की सहायक कंपनियां हैं उसके कमांड क्षेत्रों में बड़े स्तर पर कौशल विकास संस्थान की स्थापना करने के लिए, है ना। कोल इंडिया किस क्या समझौता हुआ है? कोल इंडिया के सहायक जो कंपनियां हैं, है ना, कोल इंडिया की जो सहायक कंपनियां हैं उसके कमांड एरिया में बहु स्किल डेवलपमेंट संस्थान, ठीक है ना। बहु स्किल डेवलपमेंट संस्थान मतलब कई सारे कौशल विकास केंद्र खोलने को लेकर के कोल इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो संस्था है उसके और कोल इंडिया के बीच में ये एमओयू हुआ है, ये समझौता हुआ है। किस लिए हुआ आप लोग को समझ में आ गया? एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। राज्य स्थापना दिवस जो 15 नवंबर 2023 को हुआ था पिछले साल, उस अवसर पर 1714.44 करोड़ की कुल कितनी योजनाओं का, वो देखिए उस साल जिस दिन 15 नवंबर था, राज्य का स्थापना दिवस 2023 में था, उसी साल कितनी योजनाओं का उद्घाटन यहां पर किया गया ये पूछा जा रहा है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा 229। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो इसमें इतना सारा योजना बताया जा सके आप लोग को। झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के सुमेधा सुरभि सिंह, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सुमेधा सुरभि सिंह ने फॉरेस्ट टेक को विकसित किया है। ये फॉरेस्ट टेक क्या है? ये फॉरेस्ट टेक जो है ना दोस्तों, ये
खासकर जंगल वाला जो एरिया है वहां पे फायर जैसी जो समस्या आ जाती है, आग लगने जैसी समस्या आ जाती है, तो उसको पता लगाया जा सकेगा, आसानी से पता लगाया जा सकेगा। ये प्रयोग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए किया गया है। और ये जो स्टूडेंट है, पीएचडी की स्टूडेंट है शायद, सुमेधा सुरभि सिंह, है ना, सुमेधा सुरभि सिंह, ये बीआईटी मेसरा की छात्रा है ना, बीआईटी मेसरा की छात्रा है सुमेधा सुरभि सिंह, जो जंगलों में जो आग जैसी समस्या हो जाती है उसका पता आसानी से लगाया जा सकेगा। उसके लिए डेवलप किया गया इनके द्वारा फॉरेस्ट टेक। क्या डेवलप किया गया है? फॉरेस्ट टेक डेवलप किया गया है। अब देखो यहां पर जो संस्थान दिए हुए हैं आप लोगों को मैं रिवाइज थोड़ा सा करा देता हूं। देखो यहां पे आईआईटी आईएसएम दिया हुआ है। देखो आप सभी जानते हैं कि पहले हुआ करता था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसका सही उत्तर तो हो गया बीआईटी मिश्रा। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस हुआ करता था दोस्तों धनबाद में, है ना। जब इरविन, लॉर्ड इरविन जब गवर्नर जनरल जो वायसराय थे, लॉर्ड इरविन जब वायसराय थे, उस समय आईएसएम की स्थापना की गई थी। वर्ष 1926 वो साल था, है ना, वर्ष 1926 वो साल था जब इसकी स्थापना लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, इसे 2016 में आईआईटी का दर्जा मिल गया। 2016 में इसको क्या मिल गया? आईआईटी का दर्जा मिल गया। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईएसएम कहलाने लगा ये। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, बीआईटी मेसरा जो है दोस्तों, ये भी एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है झारखंड का, यूनिवर्सिटी लेवल का संस्थान ये भी बीआईटी मेसरा भी है। और अगर आपको इसका स्थापना पूछ दिया जाए कभी तो आप लोग याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ठीक है, अच्छा, झारखंड में जमशेदपुर में एक एनआईटी भी है। एनआईटी पहले क्या हुआ करता था जानते हैं? पहले इसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1960 में इसको आरआईटी के तौर पर स्थापित किया गया था। ठीक है, आरआईटी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था उसमें इसको स्थापित किया गया था। लेकिन आरआईटी एनआईटी कब बना? तो याद रखिएगा 2002 में आरआईटी क्या बन गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बन गया। ठीक है, आरआईटी से एनआईटी कब बना? वर्ष 2002 में। और आरआईटी कब बना था? तो 1960 में बना था, जमशेदपुर में स्थित है। बाकी आप सभी रांची यूनिवर्सिटी के बारे में जान ही रहे हैं। बिहार यूनिवर्सिटी से अलग करके वर्ष 1960 में रांची में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। झारखंड के किस जिले को स्वच्छ वायु के लिए सम्मानित किया गया? आप लोग सोच भी नहीं सकते किस जिले को सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए बताइए तो साथियों सभी लोग, झारखंड के किस जिले को स्वच्छ वायु के लिए सम्मानित किया गया है? सभी लोग कमेंट करेंगे। जिसके बारे में आप नहीं सोचे होंगे ना वही उत्तर होगा। चलो बताओ बताओ जल्दी से बताओ सभी लोग। इसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग बताओ इसका आंसर जल्दी, फटाफट जल्दी आंसर करिए। बिल्कुल सही, ऋषभ सिंह महाकाल काशी। क्या बात है, क्या नाम रखा है आपने, ऋषभ सिंह महाकाल काशी का सबसे पहले उत्तर आया है। झारखंड का जो धनबाद जिला है ना उसको हाल ही में स्वच्छ वायु के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, अच्छी बात है भाई। कोयला नगरी होने के बावजूद उसे स्वच्छ वायु के लिए सम्मानित किया जाना ये बहुत ही गौरव की बात है। ठीक है, धनबाद। ठीक है, तो सबका आंसर आ गया धनबाद, कोई दिक्कत? धनबाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धनबाद को भारत की खनन राजधानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा झरिया में कोयला का खनन हुआ है। अब तक सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन झरिया में ही किया जाता है, जो कि आपके धनबाद जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कस करेंगे रेगुलर क्लास के बाद। झारखंड के किस जिले में मयूराक्षी नदी पर राज्य का सबसे लंबा पुल 2340 मीटर यानी कि 2.34 किलोमीटर है ना, ये राज्य का सबसे लंबा पुल है, दिसोम गुरु के नाम पर है दोस्तों। दिसोम गुरु शिबू सोरेन सेतु इसका नाम है। ठीक है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन सेतु 2.34 किलोमीटर का ये पुल है।
कौन से नदी पर बनाया गया है? तो ये मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है दोस्तों, मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है। और कौन सा जिला में बनाया गया है? तो दुमका जिला में बनाया गया है। आपको ये भी बता दें कि एक कमलाबाद एक जगह है, कमलाबाद को मकरमपुर से, है ना, ये किसको किसको जोड़ेगा? कमराबाद, कमलाबाद को किसके साथ जोड़ेगा? मकरमपुर से। कमराबाद को मकरमपुर से जोड़ने का काम करेगा। मयूराक्षी नदी पर स्थित है, दुमका जिले में कमलाबाद को मकरमपुर से जोड़ेगा। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पे इसका नाम रखा गया है और ये दुमका जिले में स्थित है। ये झारखंड का सबसे लंबा पुल है दोस्तों, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा, ये झारखंड का सबसे लंबा पुल है। ठीक है, अगला देखिएगा, नीति आयोग के एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में पूर्वी भारत में झारखंड के दुमका जिले का कौन सा प्रखंड दूसरे स्थान पर रहा? ठीक है, नीति आयोग की एक रैंकिंग आई है, एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग आई है। इसमें पूर्वी भारत में झारखंड में दुमका जिले का कौन सा प्रखंड दूसरे स्थान पर रहा? तो दोस्तों दुमका जिला में एक प्रखंड है रामगढ़ प्रखंड। ठीक है, आप सोचोगे रामगढ़ तो जिला है सर, देखो रामगढ़ जिला अलग है, एक दुमका जिले में एक प्रखंड भी है रामगढ़ प्रखंड। उसी रामगढ़ प्रखंड को इस डेल्टा रैंकिंग में पूर्वी भारत में जो दुमका जिले में सिलेक्शन हुआ है दूसरे नंबर पर, यह है रामगढ़ प्रखंड। और रामगढ़ प्रखंड पड़ जाता है कहां पे? दुमका जिले के अंदर। झारखंड के कितने जिलों में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत अतिरिक्त राशि दिया गया? मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत अतिरिक्त राशि कितने जिलों में दिया गया? तो 2 ही जिला है। आप लोगों के लिए होमवर्क है बताना कमेंट करके कौन कौन से जिलों में ये गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत एक्स्ट्रा जो है राशि दिया गया है। झारखंड में किसके द्वारा आयुष्मान भव अभियान को शुरू किया गया? है ना, आयुष्मान भव अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया? द्रौपदी मुर्मू, हेमंत सोरेन, सीपी राधाकृष्णन या फिर अमित शाह। ठीक है, तो दोस्तों झारखंड के राज्यपाल जो कि अब बदल गए हैं, अभी तो संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल बन गए हैं। झारखंड के 10वें राज्यपाल, झारखंड के 10वें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा झारखंड में आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? सीपी राधाकृष्णन, जो कि अब बन गए हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल। कहां के बन गए हैं? महाराष्ट्र के। और झारखंड के कौन बन गए हैं? 11वें राज्यपाल कौन बन गए हैं? संतोष कुमार गंगवार, झारखंड के 11 नंबर के। देखो 11 नंबर इस हिसाब से बोल रहे हैं कि कार्यकारी राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे को हम नहीं जोड़ रहे हैं, है ना, एक बीच में विनोद चंद्र पांडे बने थे ना, उनको नहीं जोड़ रहे हैं। चलिए, हाल ही में किस जिले में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए 123 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है? ठीक है, कौन सा जिला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाने के लिए 123 करोड़ की राशि को स्वीकृत किया गया? दोस्तों आप लोगों को बताना है कौन सा जिला हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गुमला जिला। कौन सा जिला? गुमला जिला। और गुमला जिला को करंट अफेयर में हम और भी चीजें बता चुके हैं, जैसे गुमला जिला को किस चीज के सिलेक्ट किया गया? डिजिटल पुलिसिंग के लिए, है ना, डिजिटल पुलिसिंग के लिए भी कौन सा जिला सिलेक्ट हुआ है? डिजिटल पुलिसिंग के लिए भी गुमला जिला ही सिलेक्ट हुआ है। चलिए अगला देखिए, टाटा स्टील के एच ब्लास्ट फर्नेस को ईंधन की खपत में कोक सुखाने की प्रणाली का उपयोग नामक, है ना, ईंधन की खपत में कोक सुखाने की प्रणाली का उपयोग नामक प्रोजेक्ट के लिए कौन से पुरस्कार से टाटा स्टील को सम्मानित किया गया है? ऊर्जा पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार, प्रधानमंत्री पुरस्कार या इनमें से कोई? बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों, आई थिंक बताइए, आप लोग को हम बताए भी है, पहले भी शायद बताए भी हैं। टाटा स्टील के एच ब्लास्ट फर्नेस को
ईंधन की खपत में कोक सुखाने की प्रणाली का उपयोग नामक प्रोजेक्ट के लिए इसको मिला है राष्ट्रपति पुरस्कार। क्या मिला है? राष्ट्रपति पुरस्कार टाटा स्टील को मिला है। टाटा स्टील की जब भी हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है टाटा स्टील की जो स्थापना हुई थी टिस्को के नाम से कब हुई थी? टिस्को के नाम से इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1907 ईस्वी में, है ना, वर्ष 1907 ईस्वी में। इसमें लोहे का उत्पादन कब शुरू होता है साथियों? तो 1911 में यहां पर लोहे का उत्पादन शुरू हो जाता है। और स्टील का उत्पादन कब शुरू होता है? तो स्टील का उत्पादन 1914 में यहाँ पे स्टील का उत्पादन शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 2005 में टाटा टिस्को का नाम क्या हो जाता है? टाटा स्टील हो जाता है। क्या हो जाता है? टाटा स्टील इसका नाम हो जाता है। चलिए सब ध्यान रखिएगा सभी लोग। और ये टाटा स्टील जो है, टिस्को जो है टाटा स्टील, ये कौन से जगह पर स्थापित हुआ था? हाँ बताइए। तो साक्षी नामक गांव था, वहीं पर जमशेदपुर जो बन गया बाद में, साक्षी नामक गांव में स्थापित हुआ था दोस्तों। चलिए अगला देखिए। राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर 2023 समारोह अवसर पर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के किस चरण का शुभारंभ? पिछले साल 2023 में 15 नवंबर के दिन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के किस चरण का शुभारंभ हुआ था, यह पूछा जा रहा है आप लोगों से। ठीक है, किस चरण का शुभारंभ हुआ था? तो इसका तीसरा चरण उस समय शुभारंभ हुआ था 2023 में। 2023 में इसका अभी शायद अभी चौथा चरण भी शुरू होने वाला है, शायद अभी हाल फिलहाल में कल ही परसों के पेपर के न्यूज में देखे थे कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम फिर से शुरू होने वाला है ना, इलेक्शन से पहले एक बार हो जाएगा। झारखंड के किस शहर में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिकृति बनाने की घोषणा की? क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल है। झारखंड के किस शहर में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, ये एक समझ सकते हैं कि ये संस्था है। ठीक है, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, इस संस्था के द्वारा तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिकृति मतलब उसी के जैसा मंदिर बनाने का झारखंड में घोषणा किया गया है। ये कौन से शहर में किया गया दोस्तों? तो आपको बता दें कि झारखंड के देवघर शहर में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिकृति बनाने की घोषणा की है। आपको याद करने में जरा भी तकलीफ नहीं होगा, देवघर चूंकि इसका आंसर है और देवघर आप लोग को आसानी से याद रहेगा। ठीक है, अभी सावन का महीना भी चल रहा है और देवघर में श्रावणी मेला भी लगा हुआ है। बहुत सारे लोग श्रावणी मेला में अभी गए भी होंगे जल अर्पण करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए भगवान भोलेनाथ को, भगवान बैद्यनाथ को, है ना। बात अगर हम देवघर की करते हैं दोस्तों तो वो 51 शक्तिपीठों में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उसमें झारखंड का देवघर का बैद्यनाथ धाम भी एक 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। ठीक है, प्लास्टिका एवं विजन टेक्निक नामक पुस्तक, ठीक है, पुस्तक और राइटर जो हाल फिलहाल में लिखे जाते हैं उससे भी सवाल कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो सवाल है प्लास्टिका एवं विजन टेक्निक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है यहां पर भी। बिल्कुल संदीप मुरारका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, संदीप मुरारका इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के सालगे हांसदा
किस शहर के हैं जिन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार एक होता है और एक होता है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, इसको 2022 से सम्मानित किया गया है। पूछा क्या गया आप लोगों को, सालगे हांसदा का संबंध कहां से है, ठीक है, सालगे हांसदा कहां के रहने वाले हैं, चलिए कमेंट करिए। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको मिला था और 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको मिला था, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए बहुत अच्छा, जिनका भी आंसर जमशेदपुर आ रहा है बिल्कुल सही है, संथाल जनजाति से बिलोंग करती है सालगे हांसदा, इनको 2022 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है ना, आपसे अगर मैं पूछूं साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये टोटल ना 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। इन 24 भाषाओं में एक हमारा झारखंड का संथाली भी शामिल है, ठीक है। और संथाली भाषा में 2005 में पहली बार दिया गया था दोस्तों, 2005 में संथाली भाषा में फर्स्ट टाइम पहली बार अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संथाली भाषा को, तो वो मिला था कब, 2005 को मिला था, ठीक है। किसको मिला था दोस्तों, जादूमणि बेसरा को। किसको मिला था, जादूमणि बेसरा। किस चीज के लिए मिला था जादूमणि बेसरा को, एक कविता संग्रह था भावना कविता संग्रह के लिए जादूमणि बेसरा को 2005 में मिला था। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें 2022 में मिला था कजली सोरेन को। 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, अभी 2022 में मिला था कजली सोरेन को। कजली सोरेन का एक और नाम है जगन्नाथ सोरेन। क्या नाम है, जगन्नाथ सोरेन, ठीक है। कजली सोरेन को कब मिला, 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार में। किस लिए मिला है, सबरनका बाली रे सनन पंजय, एक रचना है इनकी, सबरनका बाली रे सनन पंजय कविता संग्रह है। सबरनका बाली रे सनन पंजय के लिए कजली सोरेन को 2022 का साहित्य अकादमी। अब बोलेगा सर 2023 में मिला क्या, तो 2023 में भी मिल चुका है संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो भी मिला है, जो कि बंगाल की रहने वाली, झारखंड के नहीं है, लेकिन संथाली भाषा के लिए मिला, इसे याद रखिएगा। तुरिया चंद बास्के को मिला है। किसको मिला 2023 के लिए, 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो तुरिया चंद बास्के को मिला दोस्तों, एक कहानी संग्रह के लिए जिसका नाम है जाबा बाहा। कहानी का क्या नाम है, कहानी का नाम है जाबा बाहा कहानी के लिए तुरिया चंद बास्के को 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैंने आपको बताया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिलता है 24 भाषाओं में मिलता है दोस्तों, और ये 2005 में पहली बार मिला था। किसको 2005 में मिला था, जादूमणि बेसरा को मिला था भावना के लिए। भावना एक कविता संग्रह है, उसके लिए मिला था। साहित्य अकादमी बाल युवा पुरस्कार 2022 किसको मिला है, सालगे हांसदा, जो जमशेदपुर की है भाई। झारखंड के किस जिले में राज्य का पहला ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जा रहा है ना। झारखंड के किस जिले में राज्य का पहला ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जा रहा है, तो और कोई नहीं है दोस्तों, रांची में
पहला ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जा रहा है। एक नई पार्टी झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति, हालांकि ये पार्टी नहीं है, ये एक संगठन है, ठीक है। अभी इसको पार्टी का दर्जा नहीं मिला है, अभी इसको पार्टी का दर्जा नहीं मिला दोस्तों। तो आप सभी झारखंड से हैं तो जान ही रहे होंगे, एक युवा चेहरा जो काफी पिछले 2 सालों से चर्चा में है, जयराम महतो। जयराम महतो के द्वारा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति नाम के संगठन की स्थापना की गई है और इसी बैनर तले वो अभी चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। अभी इनको इनकी पार्टी का नाम क्लियर नहीं हुआ है, अभी इनकी पार्टी को चुनाव आयोग के द्वारा कोई मान्यता नहीं मिली है ना। तो ये बात भी थोड़ा सा आप लोग चर्चा में है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, बस कह देना कि आऊंगा। बस कह देना कि आऊंगा काव्य संग्रह निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? कृतिका पांडे, रमा सिंह, अनीता रसनी या फिर नंदा पांडे? चलिए बताइए जल्दी 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 आंसर करते जाइए। बस कह देना कि आऊंगा, बस कह देना कि आऊंगा, ये जो है किसकी रचना है दोस्तों? तो नंदा पांडे की रचना है, ठीक है। झारखंड के किस एयरपोर्ट पर स्टेट हैंगर का निर्माण किया जाएगा? झारखंड के किस एयरपोर्ट पर स्टेट हैंगर का निर्माण किया जाएगा दोस्तों? तो ये रांची एयरपोर्ट है। रांची एयरपोर्ट का नाम क्या है? बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट इसका नाम है दोस्तों। यहीं पे स्टेट हैंगर का निर्माण किया जाना है। अगला सवाल देखिए, डीवीसी के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद के द्वारा राज्य का पहला सोलर प्लांट का किस जिले में उद्घाटन किया गया है? तो देखो, डीवीसी का ज्यादातर जो एक्टिविटी होता है ना, वो उधर ही होता है, कोडरमा साइड में होता है। इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोडरमा ही हो जाएगा। डीवीसी के द्वारा वहां थर्मल पावर प्लांट कोडरमा में है। डीवीसी के द्वारा, हालांकि बोकारो में भी है डीवीसी का थर्मल पावर प्लांट। डीवीसी का जो हाइडल पावर प्लांट जो तिलैया में है, तिलैया भी कोडरमा में पड़ता है। डीवीसी के द्वारा अब सोलर पावर प्लांट, जो राज्य का पहला सोलर पावर प्लांट है, इसका उद्घाटन किया गया है कहां पे? कोडरमा जिले में दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कोडरमा जिले में किया गया है। अगला है, झारखंड के साहित्यकार अच्युतानंद मिश्र को उनकी किस रचना के लिए वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इनकी जो कविता है अच्युतानंद मिश्रा की, उनकी रचना है, उसका नाम है कोल्हान में कविता की आवाज। क्या नाम है? कोल्हान में कविता की आवाज। इसी रचना के लिए इनको प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान से सम्मानित किया गया है। आई बात समझ में? चलिए, आज का कितना करंट अफेयर आप लोग को नया लगा, जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं? कमेंट करिए जल्दी से। चलिए, 9 बज भी चुके हैं। अभी मैं 10 बजे जनरल स्टडी का भी एक क्लास लेकर आऊंगा दोस्तों। 1 घंटे, जस्ट 1 घंटे बाद मेरी एक जीके की भी क्लास होने वाली है, तो आप लोग उस क्लास के साथ भी जरूर जुड़े हैं। जनरल स्टडी आने वाले जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए मैं एक सेशन ला रहा हूं। अभी मैं 10 बजे का टाइम शुरू किया हूं, वैसे देखता हूं अगर टाइम वगैरह चेंज करने को होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, इसी तरह डेली करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे दोस्तों। डेली वाला भी कवर करते जाएंगे, पीछे वाला भी कवर करते जाएंगे। ऐसा मत सोचना कि डेली करंट अफेयर, डेली क्या होता है, झारखंड में ज्यादा करंट अफेयर बनता नहीं है, 2-3 सवाल ही बनते हैं एग्जाम में इंपॉर्टेंट। तो 2-3 सवाल कराने का क्या मतलब बनता है? तो मैं कोशिश यही करूंगा दोस्तों कि करंट अफेयर का जो सीरीज चले उसमें मैं जो अपडेटेड जो नए नए करंट अफेयर है उसको भी शामिल करता जाऊंगा और पीछे वाला भी रिवाइज साथ साथ करता जाऊंगा। तो पीछे वाला भी आप लोग को याद होता चला जाएगा, रिवीजन होता चला जाएगा, और नया नया जो करंट अफेयर बनते जाएगा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आज 4-5 सवाल, लगभग 5-6 सवाल था जो एकदम लेटेस्ट था, बाकी सवाल आपका रिवीजन पर्पज से था, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और करियर फाउंडेशन के साथ जुड़ने के लिए, किसी भी कोर्स के साथ जुड़ने के लिए प्ले स्टोर में जाइए,
करियर फाउंडेशन का ऐप डाउनलोड कीजिए और कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है कोर्स के रिगार्डिंग, कोर्स परचेज करने में, तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उन नंबरों पर आप बात कर सकते हैं। 2 नंबर मैं दे रहा हूं, 9155564891 और 7070802888। ठीक है, हमारे यहाँ जेटेट के लिए 6 to 8 और 1 to 5 के बैचेस लाइव चल रहे हैं। जेटेट की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप JSSC LDC की तैयारी कर रहे हैं, इसकी बैचेज अवेलेबल है। साथ ही अगर आप 14 JPSC की तैयारी कर रहे हैं, इसकी बैच है। जेट की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका भी बैच अवेलेबल है। ठीक है, या फिर आप झारखंड में जो 10th लेवल की वैकेंसी निकली है, झारखंड जो कार्यकर्ता की वैकेंसी, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उसके लिए भी रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। तो आप लोग इन किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं तो करियर फाउंडेशन ऐप में आपके सभी टीचर्स, सभी अलग अलग टीचर जो अलग अलग विषय के एक्सपर्ट हैं आपको पढ़ा रहे हैं। पढ़िए, विश्वास के साथ पढ़िए, निश्चित तौर पर आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए हम लोग पूरा दमखम लगाते हैं। ठीक है, चलिए, और सिलेक्शन होता भी रहता है, आप लोग देखते होंगे टेलीग्राम में सिलेक्शंस भी होते रहते हैं हमेशा। जब जब कुछ कुछ सिलेक्शन होता है मैं आप लोगों को शेयर कर ही देता हूं, और कोई फॉल्स कुछ भी नहीं। देखो, बहुत सारे दुनिया में आजकल चल रहा है आप फॉल्सबाजी, झूठ का मतलब झूठ का दिखाने का। भाई हम लोग झूठ नहीं दिखा पाते, अंदर से आवाज नहीं निकलती है। लोग झूठ दिखाते हैं, उसका फायदा भी उनको मिलता है, बट हमारे जमीन में ये चीजें नहीं है। जो सिलेक्शन प्योरली हमारे यहाँ से होगा, जिनके सिलेक्शन में हमारे टीम का, हमारे कोचिंग का योगदान नहीं होगा, वैसे लोगों को हम लोग नहीं दिखाते, वैसे लोगों को नहीं छापते। नहीं तो हम लोग भी ऐसा अंबार लगा दिए रहते, बहुत सारा है इस तरह का। ठीक है, बट हम लोग नहीं दिखाते। हमारे यहाँ से जेन्युइन सिलेक्शन, जो खुद स्टूडेंट बोलता है कि सर आपके यहाँ से पढ़ रहे थे, हमारा इस चीज में हो गया, बस उन्हीं लोगों का हम लोग सिलेक्शन शो कराते हैं। जो लोग बस किसी तरह से हमसे जुड़ा हुआ है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वैसे लोगों को हम लोग नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नंबर दिया, उस नंबर को नोट कर लीजिएगा, और फिर आप लोगों से 10 बजे फिर मुलाकात होगी जनरल स्टडी के सेशन के साथ। जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, LDC की तैयारी कर रहे हैं, CGL की कर रहे हैं, JP, सबके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए 10 बजे फिर जुड़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।